अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा अली भाई, काफ़ी दिनों से ना बहुत सारी क्यूरीज और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, तो मेरा दिल है एक सेशन करके तो सबको ज़रा आप खुद रिप्लाई कर दें। जी ज़रूर माज भाई, क्यों नहीं। ठीक है, जिस हद तक हो सकती थी मैं रिप्लाई करता रहा हूँ, पर कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका लोग अली भाई से जवाब चाहते हैं। अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो रात को एक लेट नाइट कॉल आई है मुझे, एक लेडीज़ थी। उन्होंने पूछा है कि मेरा ना जापान का हमने अप्लाई किया हुआ है, हमें 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने पासपोर्ट जमा कराया, हमें पासपोर्ट कब तक रिटर्न मिलेगा? काइंडली उनको ज़रा रिप्लाई कर जापान का जो प्रोसेस है अभी वीएफएस के थ्रू किया जाता है और ऑलमोस्ट विद इन 2 वीक्स में आपका पासपोर्ट तो आपको रिटर्न कर दिया जाता है या वीएफएस की तरफ से आपको कॉल आ जाती है। अगर आपको 1 मंथ हो चुका है, स्टिल आपको कोई क्यूरी या कॉल नहीं आई, तो आप खुद वीएफएस से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे ही इतना डिले तो करती नहीं ना, आपका पासपोर्ट इतने टाइम के लिए अपने पास रखती है। मैक्सिमम 2 वीक्स या विद इन वीक में वो आपका पासपोर्ट रिटर्न कर देती है। अच्छा अली भाई, सबसे मोस्टली जो क्वेश्चन आजकल आ रहा है ना, वो ये है कि लेट रिप्लाई क्यों आ रहा है कनाडा की तरफ से? आईआरसीसी की तरफ से डेफिनेटली रिप्लाई काफ़ी डिले आना स्टार्ट हो चुके हैं। इवन के अभी वीकेंड पे जो भी उनकी अपडेट्स आती हैं, अभी 7 मई को अपडेट आई है, फिर उन्होंने 2 दिन मोर इंक्रीज़ किए हैं। अभी आने वाले टाइम इनका मे बी टाइम जो स्केजूल है ज़्यादा वो इंक्रीज़ करें, क्योंकि आईआरसीसी पे काफ़ी ज़्यादा लोड है, फाइल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और जैसे ही अभी वीज़ा रेशो फिर उन्होंने बेहतर किया है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फिर वीज़ा फाइल करना स्टार्ट किए हैं। तो उसकी बेस पे उनके सिस्टम पे लोड भी बढ़ता है, बैकलॉग भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंगली टीआरवी कैटेगरी में जितना वो हो सकता है उसको लोड को कम भी करते हैं। शनो के थ्रू वो प्रॉपर फाइलें भी चेक करते हैं। फ्रेश केस हो या रिफ्यूज़ल केस हो, अभी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, और वीज़ा ऑफिसर फ़ाइल काफ़ी स्क्रूटनी करके चेक करता है, जिसकी बेस पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर आपकी रिफ्यूज़ल है दैन फिर भी अगेन जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ऑफिसर को फ़ाइल असेस करने में। प्रॉपर आपकी प्रोफाइल को डीपली चेक किया जाता है, आपकी प्रोफाइल के जो भी फाइनेंशियल हैं या आपके पर्पज़ हैं या आपकी बैंक स्टेटमेंट की जो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है, अभी वीज़ा ऑफिसर काफ़ी डीपली आपकी हर एक डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर्ली असेस करते हैं। दैन उसके बाद वो आपको डिसीजन देते हैं या जो भी वो रिफ्यूज़ल के ग्राउंड मेंशन करते हैं। तो इस टाइम में, इस प्रोसेस में डेफिनेटली अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में भी लगेगा, क्योंकि अभी हमारे भी अपने काफ़ी ऐसे केसेस हैं, कैन प्लस में भी हैं, इनविटेशन पे भी है, होटल बुकिंग पे भी हैं, स्टिल वो डिले आ रहे हैं। कुछ के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, लेकिन कुछ हमने फेब में मार्च में फ़ाइल किए थे, अभी तक उनके रिस्पांस नहीं आ रहे। और कुछ ऐसे केसेस हैं जो मार्च में फ़ाइल किए थे और मार्च या अप्रैल में उनके रिस्पांस आ चुके थे। तो एज़ इट इज़ अभी टाइम चल रहा है, तो ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रिस्पांस नॉर्मली आपको आ जाएगा, पोर्टल की आईडी आपके पास है, आप टाइम टू टाइम उसे चेक करते रहें। अगर नहीं भी है तो मैक्सिमम अभी 60 डेज़ टू एटलीस्ट आप वेट करें। अगर 2 मंथ में रिस्पांस नहीं आता दैन उसके बाद आप एक वेब फॉर्म रेज़ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उससे पहले ही आपको रिस्पांस आ जाता है। अच्छा अली भाई, कुछ लोगों का सवाल ये है कि एक रिफ्यूज़ल, दो रिफ्यूज़ल, तीन रिफ्यूज़ल है। हम्म। मुख्तलिफ कैटेगरीज में रिफ्यूज़ल आ रहे हैं लोगों, किसी के दो, किसी के तीन। तो वो यही सवाल करते हैं कि क्या हमें अब दोबारा अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या वजह हो सकती है? तो उनको काइंडली गाइड करें कि अप्लाई करना चाहिए और कितना ज़रूरी है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, आपको फ़र्स्ट टाइम वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ल दी, आपने फिर डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर किया या नहीं किया, फिर फ़ाइल कर दी, या आप अपने कंसल्टेंट चेंज करते रहते हैं या कोई भी आपको गाइड करता है, आप उससे वीज़ा अप्लाई करवा लेते हैं या खुद फ़ाइल करते हैं, तो अभी रिफ्यूज़ल उसी बेस पे आते हैं, क्योंकि आपकी प्रोफाइल की किसी के पास आउट नो नहीं है। जो प्रीवियस डेटा आप आईआरसीसी को सबमिशन करवा चुके हैं, उसमें क्या प्रोस एंड कौन से, न्यू एप्लीकेशन में क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने दी है, तो इस तरह काफ़ी लोगों के मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स आते हैं। तो इसी बेस पे इसका प्रोफेशनल और जो राइट बनता है वो यही है कि अगर आपकी 3 से 4 दफ़ा रिफ्यूज़ल आ चुकी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल असेसमेंट करवाएं, और हम बात ही असेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि आपकी प्रोफाइल के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, या इससे पहले भी आप एक और प्रोसीजर कनाडा के लिए कर सकते हैं। आप जीसीएमएस नोट्स फाइल कर सकते हैं, ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम है। जब भी आप कनाडा का वीज़ा फाइल करते हैं तो ऑफिसर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जीसीएमएस नोट्स में स्टोर करता है। आईआरसीसी का ये डेटा स्टोरेज है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस की, आज की सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे स्टोर होती है, और उस इन्फॉर्मेशन का आपके पास होना ज़रूरी है। ये जो भी बंदा आपका वीज़ा फाइल कर रहा है, आपकी फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल है, 4 टाइम रिफ्यूज़ल है, 5 टाइम रिफ्यूज़ल है या 10 टाइम रिफ्यूज़ल है, डजेंट मैटर, वो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि जब भी अप्रूवल आता है वो रिफ्यूज़ल के बाद ही आता है।
रिफ्यूज़ल एक प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगी। और वीज़ा ऑफिसर जब आपको रिफ्यूज़ करता है, डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल में वो वीक पॉइंट्स देखता है। आपकी प्रोफाइल में फैमिली टाइज़ का इशू होता है, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल कंसिस्टेंट नहीं होता, आपकी एम्प्लॉयमेंट की या फंड्स की कंडीशन अच्छी नहीं होती, या आपकी इन्विटेशन पे फाइल करते हैं तो इनसाइड स्टेटस काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो मल्टीपल ये फैक्टर्स होते हैं जो आपको रिफ्यूज़ल दिला सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ पे फोकस नहीं करना कि बैलेंस बहुत अच्छा था, इन्विटेशन था फिर वीज़ा नहीं मिला, या कैर प्लस में था फिर वीज़ा नहीं मिला। इन चीज़ों पे वीज़ा नहीं मिलते। वीज़ा ऑफिसर ने ओवरऑल आपकी प्रोफाइल को मेरिट की बेस पे असेस करना है। अगर आपकी प्रोफाइल पे वो एलिजिबिलिटी आती है, वो ग्रीन साइनों से मिलता है या रेड फ्लैग ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑफिसर ने, शनूक सॉफ्टवेयर ने आपको बेसिकली रिस्पॉन्स देना होता है। तो रिफ्यूज़ल से घबराना तो नहीं चाहिए। आ चुकी है, कोई बड़ा इशू नहीं। आप प्रोफाइल की फ़र्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट करवाएं, दैन उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल की जो भी रिपोर्ट मिलती है उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स से, नेक्स्ट क्या प्लान करना चाहिए, नेक्स्ट डे अप्लाई करना चाहिए, विद इन वीक में, विद इन मंथ में, या विद इन 3 मंथ में अप्लाई करना चाहिए। वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे, कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन वीक कितनी है या स्ट्रॉन्ग कितनी है, और उस पर कैसे वर्किंग करनी चाहिए, और शनूक सॉफ्टवेयर में से फाइल को कैसे प्रोसेस करवाना है। शनूक सॉफ्टवेयर आपकी प्रोफाइल को कैसे एक्सेप्ट करता है, क्या चीज़ें वो देखता है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की स्कैनिंग कैसी होनी चाहिए, आपका कंटेंट जो आपने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन या कवर लेटर या लेटर ऑफ इंटेंट या ट्रैवल आइटनरी या जो भी एफिडेविट आपने अपनी प्रोफाइल को सपोर्ट करने के लिए ऐड करने हैं वो कैसे होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद जाके डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे आपका वीज़ा आता है। कोई भी वीज़ा तो आपको नहीं निकलवा के दे सकता। हाँ, जो आपकी प्रोफाइल पे अच्छे से वर्क करता है, प्रोफाइल तो काफ़ी लोगों की स्ट्रांग होती है, बट उसे स्ट्रांग शो नहीं करवाया जाता, जिसकी बेस पे आपको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है। अच्छा अली भाई, कुछ लोगों का जो एजेंट के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो बड़े परेशान होते हैं, तो उनके अगर किसी के पास एप्लीकेशन नंबर हो तो उनको क्या करना चाहिए फिर उसका? अमास भाई, जो जितने भी हमारे भाई हैं जिन्होंने एजेंटों से अप्लाई करवाया या उनके पास उनका डेटा है ही नहीं, जस्ट वो पासपोर्ट देते हैं, आगे उनका वीज़ा फाइल किया जाता है, फिर वो काफ़ी परेशान होते हैं, ये सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता। उस कंडीशन में ये है कि अगर जस्ट उनके पास उनके एप्लीकेशन का नंबर है, जिस नंबर के थ्रू वो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेते हैं या बायोमेट्रिक देने चाहते हैं, उनके पास एप्लीकेशन का जिस नंबर होना चाहिए, उस नंबर की बेस पे आप IRCC वालों को रिक्वेस्ट करके अपनी फ़ाइल मंगवा सकते हैं। उसे GCMS नोट्स ही कहा जाता है। उसमें आपकी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होती है कि स्टेट को वीज़ा फाइल किया था, क्या पर्पस था, क्या फाइनेंशियल से, क्या डॉक्यूमेंटेशन थे, और ओवरऑल क्या किस बेस पे आपको रिफ्यूज़ल मिली है, वो कंप्लीट फाइल उसमें होती है। तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है, अगर आपके पास डेटा नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन नंबर है, तो उसकी बेस पे भी आप अपने नोट्स अरेंज करवा सकते हैं और अपनी प्रोफाइल की कंप्लीट असेसमेंट करवा सकते हैं और नेक्स्ट अपना प्रोसीजर स्टार्ट भी करवा सकते हैं। स्टिल अभी आज की डेट में आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो देख के। अच्छा अली भाई, कुछ लोगों ने ना आजकल एक बिज़नेस बना लिया है कि इनविटेशन दें जस्ट और अपना पासपोर्ट दें, इनविटेशन लेटर की पेमेंट लेते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, कहते हैं जी आपका वीज़ा आ जाएगा, 100% गारंटी दे देते हैं जी कि इनविटेशन पे वीज़ा आ जाता है। तो ये एक बड़ा बिजनेस है और इनविटेशन बहुत महंगे रेट पे बेचा जा रहा है, जो कि मैं अभी नहीं करूँगा बात, तो काइंडली ये भी गाइड करें। जी माज भाई, बिल्कुल काफ़ी क्यूरियस आती है इनविटेशन लेटर की बेस पे। इवन के लोग कहते हैं कि इनविटेशन है तो फिर बैंक स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत है। ऐसी मिथ हमारी जस्ट मिथ या लोगों ने एक हाइप क्रिएट की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनविटेशन आपकी प्रोफाइल को जस्ट सपोर्ट करता है, आपको वीज़ा की गारंटी नहीं देता। इनविटेशन बेशक हो, लेकिन फिर भी आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, तब जाके इनविटेशन भी काम करता है, अदरवाइज़ इनविटेशन काम नहीं करेगा। और इनविटेशन की बेस पे वीज़ास नहीं आते, और आते भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रिफ्लेक्शन क्या है, इनविटेशन का पर्पज़ क्या है, वो सारी चीज़ों को फाइनलाइज़ किया जाता है। हम भी इनविटेशन की बेस पे प्रोफाइल हो तो बना के देते हैं, बिज़नेस प्रोफाइल है, फैमिली विजिट है, उसके अकॉर्डिंगली हम इनविटेशन को अरेंज करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी इनविटेशन उठा के उसकी प्रोफाइल के साथ अटैच करके वीज़ा फाइल कर दो, ऐसे वीज़ास नहीं आते, क्योंकि आपने इनविटेशन की बेस पे वीज़ा फाइल करना, जो आगे जिस बंदे ने आपकी प्रोफाइल को असेस करना है वो ऐसे तो नहीं बैठे, वो सारी आपकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी देखते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन की एलिजिबिलिटी क्या, आपको इनवाइट करने वाला कौन है, किस पर्पज़ के लिए आपको इनवाइट कर रहा है, वो चीज़ें जस्टिफाई करनी पड़ती हैं, क्लैरिफाई आप जब तक ऑफिसर को नहीं करेंगे वो वीज़ा नहीं देगा। वो बेशक आप इनविटेशन जितना हैवी यूज़ कर लें, जो मर्ज़ी आप बातों में कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कुछ और होता है। तो इनविटेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल दे के आपके फैमिली मेम्बर्स आपको इनवाइट कर सकते हैं, या कोई बिज़नेस आप करते हैं, बिज़नेस के रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस है, कन्वोकेशन है,
या कोई क्लोज़ आपका फ्रेंड है जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी आप पर्सनल चैट या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपके साथ उनका प्रॉपर एक रोल है, देन उस बेस पे आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप है। उसकी बेस पे या बिज़नेस की बेस पे इन चीज़ों को प्रॉपर ऑफिस में रिफ्लेक्शन दी जाती है कि हमने जस्टिफाई कैसे करना है। ऑफिसर जो सामने बैठा है वो आपकी प्रोफाइल को पढ़ेगा, देखेगा, जब तक उसे वो प्रूफ नहीं मिलेंगे तो वो वीज़ा कभी भी इशू नहीं आपको करेगा। तो हर चीज़ को प्रोफाइल असेसमेंट की बेस पे हम देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे देख के आपको फिर आगे गाइड करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है आपकी प्रोफाइल की। विदाउट इन्विटेशन करना चाहिए, विद इन्विटेशन करना चाहिए, फिर वो सारे सरकमस्टेंसेस आपके डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे ही बनाए जाते हैं। उम्मीद है कि आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और भी बहुत सारी क्यूरीज हैं जो कि हम फर्दर मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करने की रिप्लाई कर दूँ। तो इसके साथ मुझे और अली भाई की इजाज़त दें। आपकी दुआओं का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।